हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सामान्य विज्ञान की इस क्लास में। पढ़ेंगे हम कोशिका के बारे में, कोशिका की प्रश्नोत्तरी के बारे में। एक न एक प्रश्न हर परीक्षा में मिलता है आपको। तो शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है इस सीरीज का, जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करना किस रचना द्वारा संभव हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर, राइबोसोम या सेंट्रियोल? तो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करने का जो संभव हुआ है वो हुआ है सेंट्रियोल से। उत्तर है इसका डी सही। प्रश्न नंबर 2 देखिए, राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य कोशिका में संपादित नहीं होगा? कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण या श्वसन? तो कौन सा कार्य है वो संभावित नहीं होगा, संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण है ये नहीं होगा राइबोसोम की अनुपस्थिति में। प्रश्न नंबर 3 देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया यदि कार्य न करे तो कोशिका में कौन सा कार्य बाधित होगा? भोजन का अवशोषण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का अवकरण या भोजन का पाचन? यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम न करे तो कौन सा कार्य है वो बाधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा गया है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह न्यूक्लियोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या गोल्जी का है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्न कोशिकाओं में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? तो कौन सा है? प्लास्टिड है, गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, गुणसूत्र? तो कौन सी कोशिकांग है वो सबसे बड़ा है? तो इसमें जो प्लास्टिड है ये कोशिकांग इन सभी से बड़ा है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? लवक, रिक्तकाएं, कोशिका भित्ति या उपयुक्त सभी? तो इसमें जो कोशिकांग है सभी पादप में पाए जाते हैं, ये सभी ये पादप में पाए जाते हैं, उपयुक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। आप 4th क्लास से लेकर के 1st क्लास तक जहां पर भी तैयारी करिए, जिस चीज की भी तैयारी करिए, सामान्य विज्ञान की प्रश्नोत्तरी ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। हर परीक्षा में कोशिका से एक प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है, कहां से होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से, राइबोसोम्स में, गोल्जी में या सेंट्रोसोम में? सेंट्रोसोम में। तो कहां पर होता है ये? तो उत्तर इसका रहेगा अपना सेंट्रोसोम। उत्तर रहेगा डी। प्रश्न नंबर 8 देखिए, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, गोल्जी? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लाइसोसोम को। उत्तर है इसका ए सही। प्रश्न नंबर 9 देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका या और पशु कोशिका में अंतर कर सकते हैं? किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में हम अंतर कर सकते हैं? तो ये कोशिका भित्ति के कारण, कोशिका भित्ति के कारण। कोशिका भित्ति होती है कहां पर? कोशिका भित्ति होती है पारगम्य, अर्धपारगम्य, अपारगम्य या चयनात्मक पारगम्य? तो कोशिका भित्ति किस प्रकार की होती है? ये होती है पारगम्य। उतरेगा ए सही। प्रश्न नंबर 11 देखिए, गोल्जी का मुख्य कार्य क्या है? पाचक रस उत्पन्न करना, कोशिका विभाजन प्रारंभ करना, श्वसन करना या स्त्रावन करना? तो प्रमुख कार्य कौन सा रहेगा? प्रमुख कार्य इसमें रहेगा स्त्रावी। उतरेगा डी। प्रश्न नंबर 12 देखिए, निम्न में से किस कोशिकांग में डीएनए संग्रह होता है? डीएनए का संग्रह किस में होता है? लाइसोसोम में, गोल्जी में, माइटोकॉन्ड्रिया या सेंट्रियोल के अंदर? तो किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है डीएनए का संग्रहण। प्रश्न नंबर 13 देखिए, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है गोल्जी कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली या केंद्रिका? तो कौन प्रदान करती है? कोशिका भित्ति एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका को। प्रश्न नंबर 14 देखिए, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? स्वतंत्र पारगम्य है, गैर पारगम्य है, अर्ध पारगम्य है या पारगम्य? तो कौन सा रहेगा इसमें? उत्तर रहेगा इसमें सी, अर्ध पारगम्य। प्रश्न नंबर 15 देखिए, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? टोनोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट?
तो फूलों और बीजों को रंग प्रदान करने का जो काम करता है वो करता है क्रोमोप्लास्ट। उत्तर रहेगा इसका बी सही। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, पत्तियों को यहां पर पूछा गया पत्तों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट। तो कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है। प्रश्न नंबर 17, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम या राइबोसोम। तो उत्तर इसका क्या रहेगा? उत्तर रहेगा इसका राइबोसोम, उत्तर डी। प्रश्न नंबर 18, पादप कोशिकाओं का सबसे भारी आवरण कहलाता है, पादप कोशिकाओं का सबसे भारी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट या अंतःपर्दवी जालिका। तो जो भारी आवरण होता है उसे कहा जाता है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। प्रश्न नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित कोशिका अंकों में अर्धपारगम्य कौन सा है? अर्धपारगम्य कौन सा है इसमें? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति या प्लाज्मा झिल्ली। तो अर्धपारगम्य जो होता है वो होता है कोशिका झिल्ली, उत्तर है इसका ए सही। प्रश्न नंबर 20 देखिए, लाइसोसोम्स का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना, प्रोसेसिंग करना, वसा संश्लेषण करना या अंतः कोशिकाएं पाचन करना। तो लाइसोसोम का जो काम होता है वो अंतः कोशिकाओं का पाचन करने का होता है। प्रश्न नंबर 21 देखिए, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिका के आकार और माप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन को अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान नहीं होती, यहाँ विद्यमान है लिख रखा है, नहीं होती है इसमें। तो 21 में उत्तर रहेगा अपना डी रहेगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाएं, उत्तर रहेगा इसमें बी। प्रश्न नंबर 23 देखिए, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य, गोल्जी काय का मुख्य कार्य कौन सा है? जठर रस निर्माण, श्वसन, स्त्रावण या कोशिका वजन शुरू करना। गोल्जी काय का जो प्रमुख काम होता है वो होता है स्त्रावण करना, उत्तर सी। कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य है क्योंकि, कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य है क्योंकि कुछ विशेष अणुओं के गमन को स्वीकार करता है, दूसरे अणुओं को के गमन को रोकता है, उत्तर इसका बी सही रहेगा। प्रश्न नंबर 25, गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है? गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है? पूर्वावस्था, मध्यावस्था, जाइगोटिन में या अंतरावस्था में। तो ये कब किया जाता है? ये किया जाता है मध्यावस्था में, उत्तर बी। जंतु कोशिका में कोशिकाएं श्वसन का स्थल कौन सा है? लाइसोसोम, अंतःपर्दवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो क्या रहेगा इसका उत्तर? माइटोकॉन्ड्रिया, उत्तर सी। प्रश्न नंबर 27 देखिए, निम्न में से कौन सा कोशिकांग शरीर में प्रोटीन संश्लेषित के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा कोशिकांग है? ये है अंतःपर्दवी जालिका और राइबोसोम, उत्तर बी। प्रश्न नंबर 28 देखिए, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी इकाई है जो जीवन के लक्षण जैसे उपापचय, वातावरण के प्रति प्रत्युत्तर, वृद्धि और प्रजनन आदि को दर्शाता है? तो कौन सा कारक रहेगा इसके अंदर? कोशिका, उत्तर रहेगा ए। प्रश्न नंबर 29 देखिए, निम्न में से कौन सा भाग पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है? कौन सा भाग पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो पादप और जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये तीनों पाए जाते हैं दोनों के अंदर। प्रश्न नंबर 30 देखिए, लैंगिक गुणसूत्र को छोड़कर अन्य गुणसूत्रों को कहते हैं। लैंगिक गुणसूत्र को छोड़ दीजिए और अन्य गुणसूत्रों के किस नाम से जाना जाता है? उसे कहा जाता है एलिंग सूत्र। तो कोशिका से लेकर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, एक न एक प्रश्न जरूर मिलेगा इस 30 में से। पशु परिचर, रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, किसी भी परीक्षा के अंदर कोशिका से एक प्रश्न जरूर आता है। आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। स्वागत सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। शुरुआत करते हैं आज के पॉलिटिकल साइंस की इस
सीरीज के अंदर हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्वों के विभिन्न प्रश्नोत्तरी के साथ साथ मूल कर्तव्यों की भी प्रश्नोत्तरी। तो बने रहिए इस चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो। पहला प्रश्न देखिए आज की सीरीज का, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कौन सा उद्देश्य था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो कौन सा कारण रहा होगा? नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना प्रमुख उद्देश्य था। दूसरा प्रश्न देखिए इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था? युवाओं में शोषण से युवाओं और बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सलाह, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, या उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जो नया निर्देशक तत्वों में जो संशोधन करके जो नीति नया जोड़ा गया था वो था कि सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, नीति निर्देशक तत्वों में, या ए और सी दोनों में? तो किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में भी और नीति निर्देशक तत्वों में भी। उत्तर रहेगा इसका डी सही रहेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ में ये सीरीज तैयार करता हूं आपके बेहतरीन भविष्य के लिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, सुमेलित करना, यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया और दूसरा उनका प्रावधान दिया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 40 में लिखा गया है ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 41 में लिखा है काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 में लिखा गया है समान नागरिकता संहिता, और अनुच्छेद 48 में लिखा गया है कृषि और पशुपालन का गठन। तो इसमें जो आपने सुमेलित किया अनुच्छेद 40 में 1, 41 में 2, 44 में 3 और 48 में 4 रहेगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। देखो ये प्रश्न आप पहले भी कर चुके हो 1 नंबर प्रश्न, लेकिन ऑप्शन के आधार पर आपको ये पुनः भी देखना पड़ेगा, ऑप्शन सेम नहीं है इसमें। सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, या गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। तो इसमें जो मुख्य उद्देश्य रहा था सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सी रहेगा इसका उत्तर। ऑप्शन के आधार पर आपको प्रश्न का उत्तर देखना होगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? मूल अधिकार है, संविधान की प्रस्तावना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या भारतीय नागरिकता है? तो इसमें उत्तर रहेगा अपना राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी। प्रश्न नंबर 7 देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, या ये सभी? तो इसमें उत्तर रहेगा अपना नीति निर्देशक तत्वों में सभी सिद्धांत है वो अंतर्निहित है, उसमें आर्थिक भी है, सामाजिक है और प्रशासनिक, डी इसका उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों से अधिक प्रभावशाली बने थे? तो वह संशोधन था 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रश्न नंबर 9 देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए कहां से? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से, या फ्रांस से? जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। उत्तर रहेगा इसका बी। प्रश्न नंबर 10 देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भारत का संविधान का कौन सा भाग है जिसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में। उत्तर रहेगा इसका 4। हाँ, ऑप्शन इसमें 3 रहेगा, भाग 4 है इसमें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में।
अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में। प्रश्न नंबर 12 देखिए, निम्न में से कौन चाहता था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भावी विधि निर्माण का आधार बना दिया जाए? जवाहरलाल जी नेहरू, बी आर अम्बेडकर, के मुंशी, वी एन राव। तो किसने चाहा था कि नीति निर्देशक तत्वों को भावी विधि निर्माण का आधार बना दिया जाए? तो ये था बी आर अम्बेडकर का सुझाव। प्रश्न नंबर 13 देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन केटी साहा का है। किसका? ये केटी साहा का। प्रश्न नंबर 14 देखिए, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन है? वे एक दूसरे के पूरक होते हैं, वे परस्पर विरोधी है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं, या वे दोनों वाद योग्य है। तो कौन सा रहेगा इसमें? वे एक दूसरे के पूरक है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो संविधान का ऐसा कौन सा अंग है? वो है नीति निर्देशक तत्व है। प्रश्न नंबर 16, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है नीति निर्देशक तत्वों में। प्रश्न नंबर 17 देखिए, भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। संविधान की प्रस्तावना में नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकार में या 9वीं सूची के अंदर, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेख किया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। प्रश्न नंबर 18 देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है? समान कार्य के लिए समान वेतन, ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। इंपोर्टेड पर्सन है पशु परिचर और अध्यापक भर्ती के लिए। प्रश्न नंबर 19 देखिए, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, ये सभी। तो कौन से होंगे? राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। उत्तर रहेगा इसका ए सही। भारतीय संविधान के निम्न भागों में से किस एक में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो ये प्रावधान है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर है। हम क्योंकि आप सामान्य सी बात है कि नीति निर्देशक तत्वों के प्रश्नोत्तरी चल रही है इसमें, लेकिन एग्जाम के अंदर इक्वल एक जैसे क्रमांक के अनुसार नहीं आएंगे प्रश्न। कोई एक प्रश्न उठा लेगा किसी भी बिंदु से, तो हमें पढ़ना भी जरूरी है इसके अंदर और याद रखना भी आपको बहुत ही जरूरी है। प्रश्न नंबर 21 देखिए, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नागरिक के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए या संघ के लिए? तो ये किसके लिए आवश्यक होता है? ये राज्य के लिए आवश्यक होता है। उत्तर रहेगा इसका बी सही। प्रश्न नंबर 22 देखिए, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? कौन से राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? तो वो है राज्य गोवा। उत्तर रहेगा इसका डी। प्रश्न नंबर 23, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई? संविधान की प्रस्तावना में, दूसरी अनुसूची में, तीसरी में या नीति निर्देशक तत्वों में? तो इसका उत्तर रहेगा डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, राज्य के लोक कल्याण की संकल्पना। प्रश्न नंबर 24 देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो ये आशा की जाती है 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है तो वह है स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन करना। प्रश्न नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है? कौन सा राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा राज्य होगा? तो ये होगा निजी संपत्ति की समाप्ति। उत्तर रहेगा इसका डी। प्रश्न नंबर 27 देखिए, अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में की गई है? 36वें, 38वें, 49वें या 51वें? तो ये अनुच्छेद 38 में इसकी संकल्पना की गई है। प्रश्न नंबर 28, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? 39, 39A, 40 और 44। तो कौन से अनुच्छेद में निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने? तो ये अनुच्छेद 39A के अंदर, यानी कोई भी व्यक्ति अपना जो मुकदमा चल रहा है उसमें संविधान के आधार पर, यानी कानून उसे न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है 39A के आधार पर। 29 नंबर प्रश्न देखिए आप, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता प्राप्त करने की बात की गई। 40वें, 44वें, 45वें या 48 में सिविल सहायता प्राप्त करने की बात की गई है, वो अनुच्छेद 44 में। याद रखिएगा इस चीज को। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया? न्यायपालिका वो कार्यपालिका से अलग होने की बात है, वो किस अनुच्छेद में की गई है? ये की गई अनुच्छेद 50 में। याद रखिए इस चीज को भी। प्रश्न नंबर 31 देखिए, मूल संविधान में कर्तव्यों की संख्या। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10, 11, 12 या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर है इसका डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मूल संविधान में कर्तव्यों का वर्णन नहीं किया गया। ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे अनुच्छेद 51 क भाग में। अनुच्छेद 51 क भाग में 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में संविधान में कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मुख्य रूप से 11 मूल कर्तव्य हैं। कौन से संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो पहले मैंने बता दिया 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 34 देखिए, मूल कर्तव्यों किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए? महत्वपूर्ण प्रश्न है। मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए थे? ये सवर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर है, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जो ये 42वां संविधान हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान कहा जाता है। याद रखिए इस चीज को, लघु संविधान। बहुत से इसमें प्रावधान जोड़े गए थे लघु संविधान में। और इस सीरीज का जो लास्ट प्रश्न है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और इसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध है किसमें? मूल कर्तव्य में। उत्तर है इसका डी। आपको ये सीरीज पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें। अगर सीरीज पसंद आई है तो मैं क्यों जबरदस्ती नहीं कर रहा आपको ये कक्षा अच्छी लगती है प्रश्नोत्तरी की, क्योंकि मेरा मानना ये है कि प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप कितने व्याख्यात्मक रूप में पढ़ रहे हो, लेकिन प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप अपनी तैयारी को आंकलन कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। नई सीरीज के साथ जल्दी।